मैं इस पॉइंट पे भी आता हूँ और नाज़रीन, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसमें भी अभी तक ये डिस्कशन चल रही है कि ये क्या क़यादत जो है वो रोटेशन बेसिस पे होगी या परमानेंट बेसिस पे होगी। और इस हवाले से आज भी बातचीत होती रही और आज शायद इस बात पे हतमी अभी तक फैसला नहीं हुआ कि मौलाना फजल रहमान लीड करते रहेंगे या कि ये रोटेशन में कभी बिलावल साहब इस पर नज़र आएंगे या क्या। और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें जो इख्तलाफात हैं वो बड़े खुल के वाज़े तौर पर हमारे सामने आए थे जब मियाँ इफ्तिखार साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, आर्टिकुलेट भी बहुत ज़्यादा है, तो नून लीग को उन्होंने मार्केट किस तरह से किया और बाकी पार्टी जो क्रेडिट लेने की कोशिश करती हैं और अपना हिस्सा भी मांगती हैं। इस एक छोटे से क्लिप में आपको वो वाली जो इंटरनल टेंशन है मीटिंग की वो वाज़े होती है किस तरह, आइए देखते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि आपकी जो स्टेयरिंग कमेटी है और जो पीडीएम है, जो मुस्लिम लीग नून डोमिनेटेड नहीं लगती, एक और दूसरा जो होते हैं ये कितने ऐसे के लिए है सर रोटेशन पे है। जो फजल रहमान साहब है उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग से है, मियाँ साहब का ताल्लुक मुस्लिम लीग से है, राजा साहब का ताल्लुक मुस्लिम लीग से है। आंखें खोल लें जी। पौधे मुस्तकिल है जी, अगली बात करेंगे। जी नाज़रीन, आपने सुना, आंखें खोल लें, सबका ताल्लुक मुस्लिम लीग से। इतने आर्टिकुलेट हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो लीड में आ रही है। और सवाल भी ये था कि क्या मुस्लिम लीग जो है वो इसको डोमिनेट करना चाह रही है। और जब आप इस पीडीएम के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का हाल देखते हैं और एक वज़ीर, दो साबिक वज़रा आज़म खड़े होते हैं, तो राजा परवेज़ अशरफ साहब को ओवर शेडो किस तरह करते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपने कद काट से, अपनी आर्टिकुलेट होने की वजह से। आइए ये भी एक मुजाहरा देखते हैं। पीडीएम की सरबराही जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब से मिलेगी, इस बात पे इत्तेफाक हो गया। एक मिनट बात करें हम सब, बात जी हम पहले और कोई सवाल कर लीजिए, पहले बाद में करेंगे। कोई सवाल हो आपका? राजा साहब आप बात करें जी, मैं बात कर लूँ। एक मिनट बात कर लें सब लोग, हम भी कर लें, बाकी पार्टीज भी कर लें। मैं पहले बात आप बता दें। जी नाज़रीन, और बिल्कुल आखिर में आके जब सारी चीज़ें हो गई, कोई और सवाल नहीं आ रहा था, फिर शाहिद खाकान अब्बासी एक अच्छे प्लेयर, एक अच्छे सियासतदान होने की तरह उन्होंने एक स्टेप पीछे लिया, कहा राय साहब अब आ जाएं क्योंकि मेन बात मैं कर चुका हूँ। और जो स्पॉटलाइट थी वो नून लीग ने बाकायदा कैप्चर की और शाहिद खाकान अब्बासी साहब इतना आर्टिकुलेट होने के हवाले से, एक अच्छे सियासतदान होने के हवाले से उन्होंने वो किरदार अदा किया। सिर्फ यही वाली टेंशन पीडीएम के अंदर नहीं है नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो हाथ किया गया जिस दिन ये सारी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस दिन नवाज शरीफ साहब का लाइव चला खिताब, गालिबन पीपल्स पार्टी के खिताब उस हवाले से लाइव चले, लेकिन जब मौलाना फजल रहमान साहब की बात आई तो उनका खिताब लाइव नहीं किया गया। और मौलाना साहब ने बाकायदा उस दिन भी अपना ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। किन अल्फाज में, आइए देखते हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ या बैनुल अक़वामी किसी इदारे के साथ ये कहते हैं जी आपको तकरीर नहीं जा रही है जी। लाइव ने कहा था कि ना बंद करें मोबाइल फोन्स को, मैं चाहती हूँ कि ये बाहर लाइव चले, अंदर का बात ना हो। मेरा तो ख्याल था कि हमारी आज की कॉन्फ्रेंस पब्लिक होनी चाहिए थी। आपस में तय करने और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मेरे ख्याल में हुकूमत तो हमारी आवाज़ को पब्लिक में ले जाने से रोकती है, लेकिन आज एपीसी ने भी हमारी तकरीर को बाहर जाने से रोक दिया है। तो हम पीपल्स पार्टी से और उनके मुंतज़मीन से इस पर अपना एहतजाज नोट कराते हैं। इतना मुनासिब बात है जी। अभी मेरे आने से पहले, अभी जब इसलिए मैं इन दोनों को बुला रहा हूँ, मैं अभी आया और कहा कि हम फोन्स को भी बंद करेंगे और इन दोनों को भी बंद करेंगे। और हमने सुना कि और जो बाद में प्रेस और आपका रिक्वेस्ट पे, उनके रिक्वेस्ट पे ये इन कैमरा है और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन कैमरा तो नहीं था ना, इससे पहले हमें कहा गया था कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि नहीं, हमने कोई रिक्वेस्ट। जी नाज़रीन, आपने देखा बाकी सब कुछ लाइव और मौलाना का बड़ा वैलिड एहतजाज था इस हवाले से कि बाकी सबको आपने लाइव कर दिया, हमारी बारी आई तो इन कैमरा कर दिया। और बिलावल साहब इस हवाले से आपने देखा कि वजाहतें देते रहे, लेकिन बड़े कमाल का हैंड इस हवाले से किया था। ये पहली दफ़ा नहीं है कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ इस तरह का हैंड हुआ और इसी वजह से अब वो चाह रहे थे कि ये मुआहदा जो है इन राइटिंग हो। और शायद लाइव ना करने की एक वजह ये भी थी कि कई मौलाना साहब, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो पहले इनके साथ वादे किए थे और फिर उनको वादे वफा नहीं किए, वो वाली चीज़ एक्सपोज ना कर दे। लेकिन मौलाना साहब ने बाकायदा कहा कि अब हमें एतबार नहीं है आप
पे। अब जो बात होगी वो रिटन मुआहदे के तौर पे होगी। क्या क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, आइए देखते हैं। अब बुनियादी बात यह है कि हम ज़बानी गुफ्तगू पर इक्तफा नहीं कर सकते कि आप हमें कहें कि जी हम अब लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे, और ये आप पीछे बहुत हट चुके हैं। अब बाकायदा लिख कर तय करना होगा ताकि पब्लिक के सामने हम ये सारी चीज़ें ले जा सकें कि ये कमिटमेंट है, और कोई उससे पीछे हटता है तो उसको फिर कौमी मुजरिम तस्वर किया जाए। मजाक तो नहीं है आखिर कि हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम कंप्रोमाइज की तरफ चले जाते हैं। कंप्रोमाइज का रास्ता बंद। आप हमारी तहरीक को एक सियासी महमीज तो लगा देते हैं, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर उसके बाद हमारे मसलहतें सामने आ जाती हैं, और ये रवैये जो हैं अगर अपोजिशन की जमातों की तरफ से भी बरकरार रहती हैं तो मैं नहीं समझता कि हम एक दूसरे पर एतमाद करके कोई तहरीक चला सकेंगे। जी नाज़रीन, आपने सुना बड़े वाज़े अल्फाज में मौलाना फजलुर रहमान साहब जो दिहाइयों से सियासत के इन कॉरिडोर्स में घूम फिर रहे हैं। उन्हें पता लगा कि जनाब हमें आगे करके पीछे से जाके कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, और जो कंप्रोमाइज़ और डील लेने की कोशिशें इस हवाले से होती रहीं वो चीज़ें अब हमारे सामने आ चुकी हैं कि अब डील नहीं मिली तो दोबारा मौलाना के साथ आके खड़े हो गए। अपनी स्ट्रीट पावर है नहीं और डिपेंड कर रहे हैं कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके सेवियर होंगे। चले उस हवाले से भी बात आगे आते हैं। ये तो आपस क्या हो गया, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे पे एतबार कैसे करेंगे। आप पूरी सियासत देखें कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जितना स्ट्रगल था उसके पीछे सबसे बड़ी रुकावट कौन सी थी? मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, और जितनी मुश्किलात मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने देखी मियाँ नवाज शरीफ साहब की वजह से, वो मेरा ख्याल से बिटरनेस आज भी मौजूद है, और दोनों तरफ शायद ये बिटरनेस एक हवाले से मौजूद है। और ख्वाजा आसिफ साहब ने तो इसका इजहार भी किया था एक प्रोग्राम में। आई स्टिल डोंट बिलीव इन हिम। ख्वाजा आसिफ साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा, उनका ये हाल है तो एक आम वर्कर का क्या हाल होगा। और जब जलसों में साथ जाएंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं नून लीग वाला पीपल्स पार्टी को ताने, पीपल्स पार्टी वाला नून लीग को ताने, और फिर पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स इकट्ठे। काफ़ी अच्छा माहौल बनता हुआ आपको नज़र आएगा उन वर्कर्स का कि इतने अरसे तक हमें कहानियाँ क्या सुनाते रहे और आज किस वजह से हमें एक साथ ले आए हैं। और एतजाज़ एहसन साहब भी सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कमिटेड रहनुमा है, उनको भी एतबार नहीं है नवाज शरीफ साहब पे। जी ना किसी पे एतमाद करते हैं, और एतजाज़ एहसन साहब हमारे प्रोग्राम में भी कह चुके हैं वो भी मियाँ नवाज शरीफ साहब पे एतमाद नहीं करते, एतबार नहीं करते, बैकडोर डील्स कर लेते हैं, और इस हवाले से काफ़ी मशहूर भी हैं। मिनिस्टर साहब, हुकूमत ने क्या ये सारी सिचुएशन एनालाइज़ की है कि ये इतना बड़ा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इत्तेहाद आप लोगों के ख़िलाफ़ बना हुआ है और अंदरूनी ये हालात है, इसका एनालिसिस किया आप लोगों ने? देखिए अर्शद साहब, मुझे नहीं पता इसकी स्क्वायर फुटेज क्या होगी आपके इस कमरे की। हाँ, लाहौर में हम पावर शो दे सकें, इस कमरे में जितने लोग लाए हैं, तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट का और बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो ये हमें जहेज़ में दे के गए हैं, हम उन पर कॉन्सनट्रेट करते हैं। तो हमारे लिए एक ऐसी जिंदा रहने के लिए टीवी पे आ जाते हैं, 4 महीने पूरे कर लो, सुबह रिज़ाइन करें, ड्रामेबाजी बंद करें और आप रिजाइन करें। आपके ख्याल में वो रिजाइन कर देंगे? मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ सर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध छोड़ सकती है, और अगर सिंध छोड़ दें तो सेनेट मार्च 2021 में उनको सीटें कैसे मिलेंगी? आपने जो बात की मौलाना फजलुर रहमान साहब तो कहते हैं अच्छा सिंध नहीं छोड़ना, वफाक ही छोड़ दें। आपके ख्याल में उस पर भी एग्री करेगी पीपल्स पार्टी? देखिए अर्शद साहब, एक तो पीपल्स पार्टी इस फोरम का हिस्सा बहुत देर तक नहीं बनेगी। आपको मुझसे ज़्यादा इतलात हैं। मैं तो खैर पहले दिन और आपके चैनल पे इतफाकन लिख के भी दे चुका हूँ, फिर बाकी चैनल्स पे भी लिख के दिया है, और अल्लाह की मेहरबानी अभी तक जो जो लिख के दिया है वो सब कुछ हुआ है। तो वो तो मेरा कोई इशू है नहीं। दूसरा ये है कि देखें ये मुनाफिक लोग हैं, बेईमान वकील राजा कह रहे मेरी तनख्वाह में इजाफे का भी लिख के दे जाएं। वो तो मैं फिर सलमान भाई से बात करनी पड़ेगी। दूसरे अर्शद साहब ये है कि देखें इस कमरे तक के लोग महदूद हैं, 35 MNAs ये अपनी असम्बली में ला नहीं सके, ये बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि देखें मैं नहीं समझता कि कोई भी इस बयानिए के साथ, देखें पब्लिक को अब एक चीज़ समझ आ गई, खुद भगौड़ा बैठा हुआ है विनफील्ड अपार्टमेंट में लंदन में, तंदुरुस्त बीमार नवाज शरीफ, वहाँ से कहता है इनकलाब लाओ, डंडे गोलियाँ लाठी तुम खाओ, ठीक है। अपने बच्चे स्विट्जरलैंड की चॉकलेट खाएंगे, लोगों के बच्चे मारे जाए इन कामों के अंदर। ये पहले तो लोग नहीं, शऊर नहीं था इतना ज़्यादा, हम सबको मीडिया अब आज़ाद हो गया है, दिखाता है, एजुकेट करता है रोज़। कौम को पता चल गया कि देखे जी ये अपनी चोरी बचाने के लिए वहाँ मुल्क से भाग गया, उससे पहले सऊदी अरेबिया कॉन्ट्रैक्ट करके भागा था, उससे मुकर्रा रहा, फिर 9-7-8 साल बाद उन्होंने रॉयल फैमिली ने आगे बताया जब इसको बांध के मुशर्रफ ने जहाज़ में नवाज शरीफ को बांध के भेजा था। तो इनकी तो कोई शक्ल नहीं है। फिर कन्विक्ट हुए ये
फिर आप जस्टिस कयूम की अदालतों में देखा, शहजाद अली शाह साहब ने क्या बताया, किस तरह बैग्स हुए, फिर बैग्स जब नहीं चले तो डंडे चलाए इन्होंने अदलिया के ऊपर। फ़ौज का क्या इक़दार था, ज़हीरुल इस्लाम का नाम आया, उसको साथ तस्वीर खिंचाई, उसको फेयरवेल दिया, उसको सर्टिफिकेट दिया कि तुमने ज़बरदस्त काम किया। ना मक्कार झूठा बेईमान उस वक्त बोल सका बुज़दिल, और अब बोल रहा है। तो कौम ही सब कुछ समझ गई है। अच्छा, फिर कौम पीपल्स पार्टी को भी जानती है, कौम मौलाना साहब को भी बहुत अच्छी तरीके से जानती है, तो कौम को सब कुछ पता है। और अगर आप ये नैरेटिव आए हैं लेकर कि आप अदलिया और फौज के खिलाफ खड़े होंगे, तो सर ये तो नामुमकिन चीज़ है ना। ये तो मतलब अदलिया और फौज के खिलाफ खड़ा होना और माजी में नून लीग की ये स्ट्रेटजी फायदा देती रही है।